Hey, so what's up guys? Welcome back to my channel. It's AJ. तो आज का पॉडकास्ट हम करने वाले हैं बीजेपी के पूर्व सांसद श्री ओमपाल सिंह निडर, जिन्होंने 10,352 कवि सम्मेलन भी किए हैं। तो आओ चलो चलते हैं। तो आपने एमपी का इलेक्शन कब लड़ा था? मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ा 1996 में। तो राजनीति से आपने संन्यास क्यों ले लिया फिर? मैंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया। कोई भी शिक्षित व्यक्ति, सक्रिय व्यक्ति कभी संन्यास नहीं लेता। राजनीति ने मुझसे किनारा कर लिया होगा, ये अलग बात है, वरना जब जिसको ज़रूरत पड़ती है और सम्मान से मुझे बुलाता है, तो वो चाहे ग्राम सभा का चुनाव हो, चाहे पार्षदी का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का, चाहे नगर पंचायत का, और चाहे विधायकी का, चाहे सांसदी का, मैं ज़रूर जाता। तो कवि बनने का शौक कैसे आया फिर? वो तो बचपन में रागनी सुनते थे जब बुलंदशहर में लोगों से, तो रागनी सुनते सुनते कुछ तुक्का मिलाने का कक्षा 8 में शौक पड़ गया, और 10वीं में आते आते कुछ पंक्तियाँ लिखने लगे खुद से, और कक्षा 12 में आते आते कविता लिखने लगे। हाँ, खुद से ही होता है ये जोड़ तोड़ से तो आजकल होने लगा है चोरों के द्वारा, वरना कविता तो स्वतः जन्म लेती है, और कविता हृदय से लिखी जाती है, बाकी दस्तावेज दिमाग से लिखे जाते हैं। तो आपने अपनी पूरी एजुकेशन कहाँ से करी थी? मैंने प्राइमरी की कक्षा 4 जो पास की, वो एक अम्बा जगह थी खुशालगढ़ के पास में। हमारे गांव में स्कूल नहीं था, तो वहाँ जाते थे 1-1.5 किलोमीटर, और फिर कक्षा 5 से लेकर और कक्षा 10 तक अनूप शहर में पढ़े, और 11वीं 12वीं बुलंदशहर डीएवी कॉलेज से, और बाकी जो शिक्षा थी बीए ऑनर्स और एमए की, वो एनआरसी कॉलेज खुर्जा से। तो अभी के टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम है और पहले के टाइम पे, आपके टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, कोई भी व्यवस्था स्थिर हो जाएगी, सरकार स्थिर हो जाए समझ में आती है, देश की सुरक्षा स्थिर हो जाए ये भी समझ में आती है, मकान दुकान स्थिर रहे ये भी समझ, लेकिन अगर जो मानसिक व्यवस्थाएं हैं, ज्ञान की व्यवस्थाएं, ये परिवर्तित रहनी चाहिए, लेकिन उनका जो मूल है, जो उनकी जड़ है, जो उनका आधार है, वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। हमारे ज़माने में ज्ञान ज़्यादा था और बोझ कम था बस्ते का। आज बच्चों पे बोझ ज़्यादा है और ज्ञान कम है, और जो चीज़ पढ़ाई नहीं जाती वो कक्षा 1 से पहले पूछी जाती है, रटवाई जाती है। ये अन्याय है विद्यार्थी पे और विद्यार्थी के परिवार वालों पे। और जो वाक्य या सेंटेंस हमने हाई स्कूल में भी नहीं पढ़े थे, वो कक्षा 1 के विद्यार्थी से पूछे जाते हैं प्रश्न के रूप में, वो भी अंग्रेजी में। तो ये बहुत बड़ा भार है। तो अटल जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में क्या डिफरेंस है? इन दोनों की सरकारों में जो डिफरेंस की बात ये, एक ही डिफरेंस है कि वो सरकार बहुमत में नहीं थी, ये सरकार बहुमत में है, ये स्थिति है। उस जमाने में उन्हें जो सहयोग लेना पड़ा, वो लोग अस्थिर थे, कब चले जाएं, कब न जाएं, धोखा दे जाएं। आज के जो सहयोगी हैं वो कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आज भी सहयोगी ज़रूरत है। तुलना अटल जी और मोदी जी की सरकार में करना, ये प्रश्न अपने आप में बहुत उचित नहीं है। तुलना करनी है तो फिर कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार में करनी चाहिए कि बीजेपी ने क्या किया और इसने क्या किया। तो मैं ये तो नहीं कहता कि अंधों को दिखाई देगा, लेकिन अंधे जब सड़क पर चलेंगे तो दिखाई देगा कि सड़क कैसी होती है। अंधे जब ट्रेन में बैठेंगे तो उन्हें पता पड़ेगा कि जो जनरल का डिब्बा है उसमें भी किस तरह की सीट है। हमारे बचपन में, तुम्हारी उम्र में जो सीटें होती थी उन पे केवल लकड़ी होती थी, समझ गए, और एक 3rd क्लास होती थी, फिर 2nd क्लास होती थी, और फिर प्रथम श्रेणी होती थी, एसी नहीं होता था। तो 3rd क्लास में और 2nd क्लास में और 1st क्लास में बैठने की सीट पे कुशन नहीं होता था, गद्दा नहीं होता था। आज किसी भी श्रेणी में चले जाएं, आपको गद्दे वाली सीट मिलेगी, कमर भी लगेगी तो गद्दे पे लगे, पीछे जो लगेगा रैगजीन पे वो लगेगा। स्पीड बढ़ गई है, तो हर काम में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। आपने कभी आज से 10 साल पहले ओवरब्रिज देखे थे इतने?
कल्पना की थी? नहीं। या अंडर ब्रिज देखे थे? अंडर पार जो पैदल के रास्ते हैं और जाने आने के, ये देखे थे कभी? कभी देखो, बताएं मुझे जरा। यहीं योगी जी की सरकार से पहले इस फिरोजाबाद में 10 घंटे बिजली आती थी, वो भी 4-4 घंटे के गैप से आती थी। और अब तो 4 घंटे को जाती है या 2 घंटे को जाती है, कभी कभी 1 घंटे को, कभी कभी 1 घंटे को नहीं जाती। ये कल्पना की थी किसी ने कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 3 जिलों में बिजली आएगी, बाकी फिरोजाबाद जैसे, आगरा जैसे, अलीगढ़ जैसे उद्योग नगरी में भी बिजली नहीं आएगी? तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये सोचने की बात है। एक ज़माना था 14 से पहले, जब कोई भी जरा सा देश 2 कौड़ी का हिंदुस्तान के गाल पे चांटा मार के चला जाता था। आज वो पैर छू रहे हैं सब लोग। तो कुछ तो परिवर्तन आया ही है। अब जिन्हें दिखाई न दे और फिर दोगले लोगों से क्या उम्मीद करना, जिनके खानदान के लोगों के बंटवारे पे हस्ताक्षर हों, जिन्होंने देश बांट दिया हो, वो जातियों में बांटने में और धर्म में बांटने में क्यों गुरेज करेंगे? उन्हें तो वोट चाहिए कैसे ही। अब वो सुविधा उनके हाथ से निकल गई है, इसलिए वो तड़फड़ा रहे हैं। जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना नहीं पढ़ी, वो संविधान की किताब हाथ में लेके चल रहे हैं। आप समझिए, इससे बड़ा अपराध क्या होगा इस देश के साथ और धोखा। तो आपका डेली रूटीन क्या है? मेरा तो डेली रूटीन ये है, सुबह उठना, बाकी जो नित्य कार्य होते हैं, फिर आधा घंटा योग करना, 1 घंटा, आधा घंटा, और जितनी देर पैर साथ दें उतनी देर टहलना, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। फिर बच्चों के साथ या अकेले, जैसा भी व्यवस्था हो, चाय वाय पीनी, और उसके बाद जो अपने काम हैं रूटीन के वो करना। और सामान्यतः तो कभी सम्मेलन में ही रहते हैं, तो जितना समय बचता है 80% फिरोजाबाद रहते हैं, और बाकी समय तो आने जाने ठहरने मंच पे बीत जाता है। ये सबसे बड़ा काम है मेरा। तो आपके हिसाब से एक राजपूत की क्या पहचान है? राजपूत की मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो देश पर मर मिटने की भावना रखता हो, देश पर, ये ध्यान रखना है, एहसान का बदला चुकाता हो और अपमान का बदला लेने की क्षमता रखता हो। मेरी दृष्टि में वो राजपूत है। राजपूतानी के पेट से पैदा होने वाला हर व्यक्ति राजपूत है, मैं इसको मान्यता नहीं देता। गैर क्षत्राणी के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति राजपूत नहीं होगा, मैं इसको भी नहीं मानता। जो भी भारत माता की सुरक्षा में तैनात हैं, फिर वो कहीं जन्मे हैं, वही सब राजपूत हैं। या फिर जो एहसान का बदला चुकाए, अपमान का बदला ले, गाली खाकर बैठ जाए और फिर उसी के चरण चुंबन करने लगे, फिर मैं किसी राजघराने में जन्मा हो, मैं उसे राजपूत नहीं मानता। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं राजघराने में कि देश की प्रधानमंत्री लात मार के बाहर करती थी, फिर जाकर चरणों में गिर जाते थे। अब उन्हें आप राजपूत कहें तो ये राजपूत का मजाक है असल। तो इस बार के जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो आपके हिसाब से कैसे थे? मेरे हिसाब से ठीक थे। तो फिर वो कैसे हार गए? वो जनता ने वोट नहीं दिया उन्हें। क्यों? अब ये तो वो जाने जिन्होंने ठेकेदारी ली थी वोट डलवाने की। उनने मेहनत नहीं करी थी क्या? नहीं, ये मैंने नहीं देखा, मेरी कोई उनसे संपर्क नहीं हुआ। जिस दिन उनको टिकट मिला उस दिन उनका फोन, दूसरे दिन फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। फिर कोई उनके पास दिल्ली से आ गया तो बोले थोड़ी देर लग सकती है। मैं ऐसे ही 5 बजे तक बैठा रहा। अच्छा। मेरे पास जिला संगठन का कोई व्यक्ति, नगर संगठन का कोई व्यक्ति, सिवाय धर्मेंद्र शर्मा के या जो मेरे पड़ोसी हैं, आया नहीं। फिर भी मैं जितने फ़ोन कर सकता था, जिनसे मिलता था, क्योंकि मेरा छोटा भाई है वो, मैं उनका समर्थन करता था। लेकिन जिन्होंने वोट डलवाने की ठेकेदारी ली और जिन्होंने साधन उनसे प्राप्त किए, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने कितना वोट मांगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैं संगठन से विशेषकर फिरोजाबाद में इसलिए बताना चाहता हूँ कि पिछले जब से मोदी ने कमान संभाली देश में, तब से कोई जिला अध्यक्ष रहा हो, कोई नगर अध्यक्ष रहा हो, मुझे किसी बैठक में नहीं बुलाया गया।
सिवाय एक बैठक के, जब स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने ये सख्त आदेश दिया कि निडर जी को ज़रूर बुलाना, क्योंकि मैंने उन्हें देखा नहीं है, सुना बहुत है उनके बारे में, तो मैं आशीर्वाद, तो उस दिन ज़रूर तो टूंडलामे में चला गया। न इन्होंने बुलाया। अब इसे लोग कुछ भी कहें, क्योंकि मैं एक अध्यापक रहा हूँ और चाणक्य का मैं अनुयायी हूँ, तो चाणक्य तो राजा के दरबार में भी बिना बुलाए नहीं जाते, तो मुझे तो बुलाना पड़ता है इस देश में। हाँ, जो सामान्य जन हैं, जो बेचारे आम वोटर हैं, उनके पास जाने में मुझे कोई लिहाज नहीं लगती, कोई शर्म नहीं लगती, लेकिन कोई पदाधिकारी ये सोचे, और इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि किसी दल का विधायक हो और किसी दल का सांसद हो, मेरा अगर फ़ोन जाएगा तो उसकी वहाँ कीमत होगी। मेरा मंत्री भी, मैं फ़ोन कर दूँ तो जब समय मिलता है तो मुझे लौट के बात कर लेता है, और जितने मंत्री जानते हैं वो सब मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन मैं कोई काम लेके जाता ही नहीं, क्योंकि मुझे कभी सम्मेलन से फुर्सत मिले तो जाऊँ, तो मैं काय को कष्ट सहूँ बेमतलब। बच्चों से भी कह देता हूँ कि राजनीतिक लाभ से लालसा मत रखना, अपने पौरुष से जो मिले उस पर ज़रा घमंड करना, ये स्थिति। तो कमी कैंडिडेट में नहीं होती, कमी इलेक्शन लड़ाने वाले और व्यवस्था में होती है। वोट बहुत था लेकिन ये रोक नहीं पाए उसे, क्योंकि बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और एक और आश्चर्य है कि विपक्षी व्यक्ति को जो लोग लड़ा रहे थे उनके फ़ोन आते थे मुझको, उस कैंडिडेट का फ़ोन आया, उसने टेलीफोन पे पैर छुए और कहा मैं मिलना चाहता हूँ, तू मिलने मत आना, मेरा वैसे ही आशीर्वाद है, क्योंकि मैं एक भी वोट अपने प्रत्याशी का कटवाना नहीं चाहता था। कहाँ जा रहे हो, कि वहाँ जा रहे हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई विचलित हो जाए, भाई क्या चक्कर है, गुरुजी के पास जा रहे हैं, शायद यही ठीक होगा, तो ये भी मैं नामोशी लेना नहीं चाहता, ये स्थिति। तो आप एक अभी हमारी पब्लिक के लिए या जनता के लिए एक कविता सुनाइए। नहीं, मैं एक बात और कह दूँ, अच्छा, कि मुझे राजनीति में सक्रिय रहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मेरा अपना विधायक, सिकुआबाद का दूसरी पार्टी का विधायक, टूंडला का मेरा अपना विधायक, इनसे फ़ोन कर देता हूँ, ये सब बात मान लेते हैं, कभी टालते नहीं, तो मुझे फिर ज़रूरत क्या है फालतू की। और बेचारा वो एसपी सिंह मंत्री है, अगर मैं सीधा फ़ोन करूं तो सीधा उठा लेता है, तो ये भी है। तो इसलिए मुझे बहुत चिंता नहीं रहती, क्योंकि किसी दल का हो कोई, और लगभग सब जानते हैं, तो मैं कहीं भी किसी से भी कह दूं, मैं दल नहीं देखता फिर, तो विधायक हो तो काम करोगे, तो फिर वो टालते नहीं। और तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए पढ़े देता हूँ 4 पंक्तियाँ, वरना मैं अकेला कवि हूँ इस देश का, जो लोग ये तो शर्तें नहीं लगाता मैं लोगों से कि इतने रुपए चाहिए, लेकिन कोई आदमी मुझसे बिना दक्षिणा के कविता नहीं पढ़वा सकता पूरे देश में। किसी से पूछ लें, कोई साधु संत भी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि उनसे बड़ा तो नहीं साधु संत। हाँ, सुने दोस्तों, उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए। पहले भी बहुत बड़ा संकट था, आज भी बहुत बड़ा संकट है। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। यही आरजू है मेरी कविगणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए, सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। तो आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में आकर, और आप क्या कहना चाहोगे हमारे बारे में? जो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि परिश्रम करिए, अधिकतम लोगों से जुड़िए, और जो लोग ऐसा करते हैं उनका भविष्य उज्जवल होता है। तो आपका भी ब्रॉडकास्ट जो है आगे बढ़ेगा, और बढ़ रहा है, और बढ़ना चाहिए। तीनों बातें हैं इसमें। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, और आपके माध्यम से समस्त राष्ट्रवादियों को, देशभक्तों को
और जो किसी भी प्रकार के भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद इसमें विश्वास नहीं रखते, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ों को चरण वंदन, छोटों को आशीर्वाद और साथियों को राम राम।